मैं नितेश कुमार एजुकेशनल ट्रेड में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मूल कॉन्सेप्ट के बारे में। और जब मूल कॉन्सेप्ट की बात आ जाए तो हमको जो महत्वपूर्ण फैक्टर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा होता है आपका कुछ जनरल प्रिंसिपल्स, क्योंकि जब तक वो जनरल चीजें आपके लिए क्लियर नहीं होगी तब तक आपके लिए मूल जो है समझ पाना थोड़ा सा कठिन है। इसलिए सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि मूल को समझने के लिए मूल के विचारधारा को ही समझ लेते हैं तो मूल समझ में आ जाएगा। तो देखिए हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हम लोग होता क्या है कि हम लोग क्या बताए थे आपको कि मोल बराबर भार बटा अणुभार, ठीक है ना। हमने क्या बताया था आपको कि मोल इज इक्वल टू भार बटा अणुभार, यानी कि N इज इक्वल टू W बाई M। बहुत खूबसूरत फार्मूला है ये, देखने में इजी भी लग रहा होगा कि N इज इक्वल टू W बाई M। यहाँ पर आपका सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट करे रखिए आपका अणुभार, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि किसी भी परमाणु का परमाणु भार निकाल ले तो हमारा अणुभार निकल जाएगा। उसके लिए कुछ छोटे मोटे प्रिंसिपल्स जो है वो उनको अगर हम लोग देख लेते हैं तो ये हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो सकता है। तो चलिए मिटा देते हैं इसको। तो देखिएगा कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो हमारा परमाणु होता है वो 3 प्राइमरी पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। उसको हम लोग कहते क्या है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अब जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो इसको खोजने वाले थे जे थॉमसन। प्रोटॉन को खोजने वाले कौन थे? तो प्रोटॉन को खोजा था गोल्ड स्टीन ने। और न्यूट्रॉन को खोजने वाले कौन थे? तो वो थे आपके जेम्स चैडविक। अब यहां पर क्या होता है कि एक महत्वपूर्ण बात यह आ जाती है कि रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक की खोज किया तथा धन कणों को प्रोटॉन नाम दिया, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था कि इन्होंने नाभिक की खोज किया था तथा वो जो आपके धन कण थे उन धन कणों को इन्होंने प्रोटॉन का नाम दिया था, ठीक है। कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है, लोग कह देते हैं क्या कि प्रोटॉन की खोज किया था रदरफोर्ड ने, लेकिन प्रोटॉन की खोज करने का श्रेय जो है वो आपके गोल्डस्टीन को ही जाता है। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नाम दिया था, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिएगा कि जैसे ही ये सारी चीजें आपकी क्लियर होती हैं तब आपका कुछ और महत्वपूर्ण चीजों के ऊपर बात करने की बारी आ जाती है, ठीक है। तो बात किया जाता है कि मैंने आपको परमाणु क्रमांक आपको बता रखे हैं। परमाणु क्रमांक आप लोगों को आई थिंक अब तक याद ही हो गया होगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग कुछ और बातें करते हैं तो वहां पर होता क्या है कि परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक क्या हो जाता है? Z इज इक्वल टू E इज इक्वल टू P, यानी कि परमाणु क्रमांक की संख्या जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। तो अब चाहे Z इज इक्वल टू E इज इक्वल टू P लिखें, लेकिन यहां पर भी एक वर्चुअल चीजें आ जाती हैं कि परमाणु क्रमांक का यानी कि एटॉमिक नंबर का, परमाणु क्रमांक का वास्तविक निर्धारण
प्रोटॉन करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात अगर कही जाए कि परमाणु क्रमांक का वास्तविक निर्धारण कौन करता है, तो परमाणु क्रमांक का वास्तविक निर्धारण कौन करेगा, आपका प्रोटॉन करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है लेकिन प्रोटॉनों की संख्या परिवर्तित नहीं होगी। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक का वास्तविक निर्धारण कौन कर रहा है, तो आपका प्रोटॉन करता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग देखते क्या है कि जो आपका प्रोटॉनों की संख्या परिवर्तित नहीं की जा सकती लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। ठीक, अब देखिएगा कि यहां पर जो आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह क्या बताती है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या परिवर्तित करने पर परमाणु पर आवेश आएगा। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की संख्या में परिवर्तन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को परिवर्तित करने पर क्या आ जाएगा, परमाणु पर आवेश आ जाएगा। और उस आवेश का मतलब क्या हो जाता है कि जब इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम घटा रहे हों या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम बढ़ा रहे हों तो उसके ऊपर किस प्रकार से आवेश आता है वो जरा सा हम लोग देखें। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या परिवर्तित करने पर परमाणु पर आवेश आएगा यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी तो परमाणु पर धन आवेश, यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी तो परमाणु पर ऋण आवेश आएगा। ठीक है, यानी कि जैसे अगर हम यहां पर देखें कि सोडियम Na+, तो इसमें अगर कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 प्लस चार्ज लगा है यानी कि एक कम कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा, यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी तब धनावेश आएगा। धनावेश आएगा का मतलब जितना धनावेश उतना ही उसके परमाणु क्रमांक में से संख्या को घटा देंगे। और अगर यहाँ पर लिखा हुआ है Cl-, तो Cl यानी कि ऋण आवेश, तो यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी तब ऋण आवेश आएगा। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 माइनस चार्ज लगा यानी कि अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 18 है। ठीक है, यानी कि जब कभी भी आपके ऊपर धन आवेश आएगा तो जितना धन आवेश परमाणु क्रमांक में से उतना ही आवेश घटा देंगे तब जाकर के आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या आएगी। और अगर परमाणु के ऊपर ऋण आवेश लगा हो तो उतना ही आवेश जोड़ देंगे तब आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या आपके सामने आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्लियर हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या परिवर्तित करने पर जो है वो आपके परमाणु पर आवेश आएगा। लेकिन जैसे ही अगर हम लोग बात करेंगे द्रव्यमान संख्या की, ठीक है, तो जो आपकी द्रव्यमान संख्या होती है उसी को हम लोग आमतौर पर परमाणु भार मान लेते हैं। लेकिन परमाणु भार वो नहीं होता है जिसको हम लोग मानते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं कि द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या और द्रव्यमान क्षति दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या का मतलब क्या होता है कि न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या धन प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, या फिर न्यूट्रॉन की संख्या धन इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और क्या, न्यूट्रॉन की
संख्या प्लस परमाणु क्रमांक। क्योंकि ये बात तीन के तीनों फॉर्मूले अगर कहे जाए तो तीन के तीनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, क्योंकि आपको ऑलरेडी बता दिया जा चुका है कि ई, पी और जेड तीन के तीनों समान होते हैं, यानी कि ई इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू जेड। तो अब यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या के साथ में चाहे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसी की भी संख्या, सॉरी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या परमाणु क्रमांक किसी की भी संख्या को अगर हम ऐड कर दें तो वह आपके द्रव्यमान संख्या निकल जाती है। लेकिन फिर भी अगर कहा जाए कि इसमें से सबसे सही ज्यादा फार्मूला कौन सा है, तो ये वाला है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या परिवर्तित की जा सकती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या जैसे ही परिवर्तित होगी परमाणु के ऊपर आवेश आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर होता क्या है कि यदि परमाणु में बिना परिवर्तन किए यदि द्रव्यमान संख्या बदलनी हो तो न्यूट्रॉन की संख्या परिवर्तित करेंगे। ठीक है, तो यदि परमाणु क्रमांक में बिना परिवर्तन किए यदि हमको द्रव्यमान संख्या बदलनी हो तो हम लोग किसकी संख्या बदल देंगे? हम लोग जैसे ही न्यूट्रॉन की संख्या बदल देंगे उसकी द्रव्यमान संख्या जो होगी वो आपकी बदल जाएगी। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करें किसकी की बात कर ले, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कार्बन की। ठीक है, तो जैसे ही हमने यहाँ पर कार्बन की बात किया तो कार्बन का मतलब क्या होता है 6 12, यानी कि परमाणु क्रमांक 6, द्रव्यमान संख्या इसकी कितनी हो जाएगी आपकी 12 हो जाएगी। तो अब यहाँ पर क्या है कि जैसे ही यहाँ पर 12 है तो इस 12 का मतलब क्या है कि यहाँ पर E इज इक्वल टू 6 और P इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर 6 ये दोनों कितने हो जा रहे हैं आपके 6 हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, इसी के ऊपर सेट करके देख लीजिए। द्रव्यमान संख्या इसकी आ रही है 12, इसका मतलब कि न्यूट्रॉन की संख्या हमारा पूछा गया है प्लस प्रोटॉन की संख्या दिया हुआ 6, घटा देंगे तो 12 में से 6 गया, वह आपका आ जाएगा आपका x की वैल्यू की x की वैल्यू कितनी आ जाएगी थी, तो इज इक्वल टू कितना आ जाता है 6 इज इक्वल टू x। अब यहाँ पर न्यूट्रॉन बराबर अगर आपका 6 आ जा रहा है लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि हमारी इसके द्रव्यमान संख्या बदल जाए, तो द्रव्यमान संख्या बदलने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अब न्यूट्रॉन की संख्या में 2 की वृद्धि कर दे रहे हैं, यानी कि 6 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है 8 हो जा रहा है, परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमने क्या लिखा है a इज इक्वल टू n प्लस p, तो a इज इक्वल टू, अब n की वैल्यू कितनी हो जा रही है 8 हो जा रही है और प्रोटॉन की वैल्यू 6 कांस्टेंट रहेगी, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 से 14 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि परमाणु क्रमांक यहाँ पर कांस्टेंट रख दिया, परमाणु क्रमांक यहाँ पर भी कांस्टेंट यहाँ पर भी कांस्टेंट, दोनों जगह पर कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसके द्रव्यमान संख्या का मान 14 और यहाँ पर इसके द्रव्यमान संख्या का मान 16 था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखिएगा कि जैसे ही हमने न्यूट्रॉन की संख्या में परिवर्तन किया उसकी द्रव्यमान संख्या बदल जाएगी, यानी कि किसी भी परमाणु में उसके परमाणु क्रमांक में बिना परिवर्तन किए अगर हम द्रव्यमान संख्या बदलना चाहें तो हमें न्यूट्रॉन के मान में परिवर्तन करना होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा और आगे। फैक्ट सारे के सारे बड़े अच्छे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है कि ये सारी सारी चीजों को नोट करके घर पे एक बार दो बार अभ्यास कर लेना है, सब के सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री बड़ी रोचक सब्जेक्ट आ जाती है लगती है। अब यहाँ पर जैसे मान लिया कि यहाँ पर कोई भी एक एटम लिखा हुआ है x और इस x के पास में अगर यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है और यहाँ पर D है, तो इसका मतलब है कि x का मतलब होता है कि यह उसकी बात करेगा जो आपका परमाणु होगा। ठीक है, A का मतलब होगा कि उसका परमाणु क्रमांक क्या है। ठीक है, B का मतलब हो जाएगा कि उसकी द्रव्यमान संख्या क्या है। C का मतलब हो जाएगा कि परमाणु पर आवेश कितना है, और D का मतलब है कि अणुओं की संख्या कितनी है, अणुओं की
संख्या। ठीक है, तो जैसे कि अगर यहां पर लिखा हुआ है Cl 17 35.5 डबल माइनस 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर डबल माइनस तो अगर Cl2 है तो उसके ऊपर डबल माइनस नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर मान लिया है चीज इसको। ठीक है, या फिर इसको हम लोग Cl3 माइनस कर दें तो भी तो ठीक है। तो अगर हम Cl3 माइनस की बात करें तो यहाँ पर जो Cl है यानी कि x इज इक्वल टू Cl है, a इज इक्वल टू 17 है, b इज इक्वल टू 35.5 है, c इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है 1 आ जा रहा है, और d इज इक्वल टू कितना आ रहा है 3 आ रहा है। यानी कि यहां पर क्या है कि अणुओं की संख्या नहीं बल्कि परमाणुओं की संख्या ज्यादा सुटेबल रहेगा। ठीक है, परमाणु संख्या। तो अगर यहाँ पर कहा जा रहा है कि यह परमाणु कौन सा है, तो यह क्लोरीन परमाणु है। परमाणु क्रमांक इसका कितना है, जिसका परमाणु क्रमांक 17 है। इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, तो द्रव्यमान संख्या इसकी कितनी आ जा रही है 35.5 आ जा रही है। इसमें परमाणु का आवेश कितना है, तो इसके ऊपर परमाणु का आवेश क्या है 1 है, वो भी ऋण आवेश है। ठीक है, और परमाणु की संख्या कितनी है, तो परमाणु संख्या यहाँ पर 3 आ जा रही है। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग करते क्या है कि कुछ महत्वपूर्ण जितने भी आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां तक आपको जरूरत है उसके हम लोग जो द्रव्यमान संख्या है उसको हम लोग लिख देते हैं, जिसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, इन सभी का द्रव्यमान संख्या कितना कितना होता है, तो हम लोग फटाफट इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का 1, क्योंकि हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते, तो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ पर पहला फैक्ट लिख लेते हैं हम लोग, हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते। ठीक है, हीलियम का कितना 4, बेरिलियम का कितना 6, लिथियम का 6, बेरिलियम का 9, बोरान का 10, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का कितना है आपका, ये ऑक्सीजन के बाद आपका फ्लोरीन, और इसके बाद तब आपका होगा नियॉन, तो ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, नियॉन का 20, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, आर्गन का 40, पोटेशियम का 39 और कैल्शियम का 40। ठीक है, ये आपके कुछ होते हैं जो आपके महत्वपूर्ण द्रव्यमान संख्याएं हैं। ठीक है, ये है आपका एक साइड में परमाणु और ये है इसकी दूसरी साइड में द्रव्यमान संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर द्रव्यमान संख्या के अकॉर्डिंग अगर हम लोगों को अणुभार निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अणुभार बराबर द्रव्यमान संख्याओं का योग। ठीक है, जितने भी आपके द्रव्यमान संख्या है उन सारे द्रव्यमान संख्याओं को आप ऐड कर दीजिए, वह आपका अणुभार आ जाएगा। जैसे कि अगर हमें निकालना हो NaCl का, तो सोडियम में कितना होता है, तो सोडियम का होता है 23 प्लस क्लोरीन का होता है कितना 35.5। ठीक है, तो अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो दोनों का कितना आ जाएगा 58.5 आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग C6H12O6 की बात करें तो उसका आ जाएगा 180,
C12H2211 की बात करें तो उसका आ जाएगा 342। भरोसा नहीं, काउंट करके देख लीजिए आप लोग, ठीक है। इसका आपको काउंट करके दिखाई देता है क्योंकि ये सारे फैक्ट हम लोगों को तो याद होते हैं। आप लोगों को भी यही करना है कि इसको ज्यादा से ज्यादा तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपको अणुभार निकालने में अपना समय और बर्बाद ना करना पड़े। मूल बताने के लिए मुझे आपको अणुभार इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है और सुपर डेट के लिए उन्हें साइंस पढ़ना ही पढ़ना है। केमिस्ट्री के यहाँ से मूल से अगर एक भी क्वेश्चन उठा करके आ गया तब तो आप परेशान हो जाओगे, या फिर कभी कभी अगर अणुभार की ही जांच करने के लिए आ गया कि निम्नलिखित में से किसका अणुभार सही है किसका अणुभार गलत है, तब तो आप वहां परेशान हो जाओगे। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस कर लें। जिस तरीके से हम लोग उसको देखते ही लिख दे रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कितना होता है, 36.5 होता है, उसको हम लोग जैसे ही देखते ही बता सकते हैं। वैसे आप लोग भी प्रैक्टिस अगर करेंगे तो आप देखते ही बता दोगे कि इसका अणुभार कितना होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर द्रव्यमान संख्या रटी हुई है, परमाणु क्रमांक आपको पता है, तो आप तुरंत उसको देख करके बता दोगे। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर इसी की बात करें C6H12O6 की, तो यहाँ पर क्या है कि कार्बन परमाणु संख्या कितनी 6, तो 12 × 6 प्लस 12 × 1 प्लस 1 × 12 प्लस 12 × 16, 6 × 16, 16 × 6 ऐसे करते हैं, ठीक है। किसी को भी किसी भी तरीके से डायरेक्टली लिख सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो आगे पीछे कर दें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब बात क्या हो जाती है कि यहाँ पर कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितना 12 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, इसमें उपस्थित अणुओं की संख्या से, और इसके बाद फिर हाइड्रोजन का इसके साथ और ऑक्सीजन का 16, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, ऑक्सीजन की 16 होती है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 छक्का 72 प्लस 12 प्लस 16 छक्का 96 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 180। काउंट करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपका अगर हम लोग C12H22O11 का करेंगे तो उसका आ जाएगा 342, ठीक है। तो इसको आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा जांच करेंगे उतना ही आपके लिए ज्यादा आसान होता चला जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बात कर चुके हैं कि अणुभार बराबर क्या हो जाता है, आपके द्रव्यमान संख्याओं का योग हो जाता है। तो अब हम लोग बात कर सकते हैं मोल की, क्योंकि अब आप आसानी से अणुभार तो निकाल ही लोगे, ठीक है। तो चलिए अभी भी अगर आप लोग हमारे इतने आसान केमिस्ट्री पढ़ाने से भी अगर आप केमिस्ट्री से दूर भाग रहे हो तो आप लोग प्लीज क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। तो फिर तो जैसे अगर हम लोग क्या कह रहे थे कि मोल बराबर भार बटा अणुभार, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए, यहाँ पर n = W/m दे दिया है, ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये आपका ऑलरेडी दिया रहेगा। तो जैसे ही आपने कहा गया है कि n = W/m, तो इसी n = W/m के अकॉर्डिंग हम लोग फार्मूला कैसे जनरेट करते हैं। जैसे कि अगर दिया गया है कि 36.5 ग्राम HCl के मोलों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो दिया कितना 36.5 ग्राम HCl, तो HCl का अणुभार कितना, तो HCl हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का कितना 35.5 = 36.5, तो n = W/m कितना हो जाएगा 36.5 अपॉन 36.5 कट गया, आगे आपका 1, मोलों की संख्या कितनी 1, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपका ज्यादातर जरूरी होता है आपका अणुभार। अगर आप आसानी से अणुभार अगर निकाल करके अगर रख सकते हैं तो जितना तेज आप अणुभार निकालेंगे उतना ही ज्यादा जल्दी से ये आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कुछ और एक आध क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद तब हम लोग आगे चलते हैं। तो जैसे अगर आप लोग अगला क्वेश्चन मान लें तो वो क्या हो जाता है कि आपसे प्रश्न कह दिया गया कि 360 ग्राम
करोगे क्या कि n इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम, m की वैल्यू आपकी दिया हुआ है 180, क्योंकि ग्लूकोज है, फार्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। तो जैसे फार्मूला इसका क्लियर हो गया C6H12O6 m इज इक्वल टू 180, आपको पता हो जाएगा, निकालना हो तो निकाल दीजिए, अभी मैंने निकाला भी था ग्लूकोज का। फार्मूला सेट हो गया तो ये तुरंत क्या रहेगा क्या कि n इज इक्वल टू डब्ल्यू कितना दिया है 360 अपॉन 180, 18 गुना के 36, 0 से 0 ऑलरेडी कैंसिल, यानी कि 2 मोल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 0.342 ग्राम चीनी के मोलों की संख्या ज्ञात करो। तो चीनी की बात कर रहा है तो यहाँ पर m इक्वल टू कितना हो जाएगा 342 हो जाएगा, आता उतना ही आप चेक कर सकते हो, चेक करके अगर चाहो तो n इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम, तो n इज इक्वल टू कितना दिया है, w की वैल्यू कितना दिया है 0.342 अपॉन सीधे 342, ठीक है। दशमलव हटाने के लिए नीचे 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 342 से 342 कैंसिल, 1 बाई 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 3, या फिर इसी को 0.001 मोल भी लिख सकते हैं, जो आंसर आपका सही लगे, जो आप आंसर आपका ऑप्शन में अवेलेबल हो उसको आप लोग आसानी से टिक करें और आगे अपना काम करें, ठीक है। बड़े आसान क्वेश्चन है ये सब, ये तो आपको देखते ही देखते आपको समझ में आ गया होगा और आपको आसानी से इसको कर भी लेना चाहिए, कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। अब यहाँ पर 2-3 फार्मूले आपको और जो बताने रह गए थे उनको मैं आपको बता देता हूँ। वो फार्मूले के अकॉर्डिंग आप लोग जैसे जैसे सबको सेट करते जाएंगे वैसे वैसे आपका वो निकलता चला जाएगा। तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। चलिए मिटाता हूं इसे मैं। कल के डेट में हमने आपको फार्मूला बता दिया था एक नॉर्मलता के बारे में, अब हम लोग फार्मूला की बात करते हैं किसकी, मोलरता के बारे में, ठीक है। तो मोलरता यानी कि कैपिटल M, और ये क्या हो जाता है कि मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि मोलरता m इज इक्वल टू मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में, तो ये फार्मूला आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, ठीक है। अब वो फार्मूला आपके लिए टफ ना हो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा उसको आसान बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या कह रहा है कि मोलों की संख्या, तो इसको हम सीधे सीधे W बाई एम लिख दें इंटू V, ठीक है। तो अब फार्मूला क्या हो जाएगा इज इक्वल टू W अपॉन M इंटू V। एक तो फार्मूला आपका ये जनरेट हो गया कि भार बटा अणुभार, ये अणुभार इंटू आयतन, एक तो ये हो जाएगा, ये आयतन आपका लीटर में रहेगा, या फिर यदि आयतन ml में हो तब क्या हो जाएगा W बाई एम इंटू V इन ml मल्टीप्लाइड बाई 1000। ये आपका फॉर्मूला सेट हो जाएगा। आप इसी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नोट कर ले इसे। चलिए अगला है आपका मोलरता के बाद बात आ जाती है आपके मोलरता की, ठीक है। तो मोलरता और मोलरता दोनों एक ही चीज है, लेकिन दो के दोनों जो होता है कि ये जो आपका मोलरता है वो टेम्परेचर पर वेरी करता है, और जो आपका मोलरता है वो आपके ग्राम पर वेरी करता है, यानी कि मास पर वेरी करता है। तो ये क्या है आपका मोलरता यानी कि मोलरिटी, और इस मोलरिटी को इंडिकेट करते हैं स्मॉल m से, तो ये हो जाता है ये भी आपका मोलों की संख्या बटा विलयन का भाग किलोग्राम में, ठीक है।
अब इसके लिए भी हम लोग क्या करें कि स्मॉल m इज इक्वल टू W बाई एम इंटू कैपिटल W इन किलोग्राम इज इक्वल टू W बाई एम इंटू कैपिटल W इन केजी। एक फॉर्मूला तो आपका ये तैयार। और अगर W बराबर यदि विलयन का भार, यदि विलयन का भार ग्राम में हो तो तब क्या रहेगा, स्मॉल m इज इक्वल टू W बाई एम इंटू कैपिटल W इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 1000। ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन करता है क्या है कि आपको फंसाने के लिए पूछता है आपका मोललता और बताता किसके लिए है, मोललता पूछेगा और आपका विलयन का आयतन दे देगा। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग करते क्या है कि घनत्व के द्वारा वहां पर एक और फैक्टर दिया रहेगा उसका घनत्व, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज कर लेंगे। तो ये हो जाता है आपका घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, यानी कि D इज इक्वल टू W बाई एम और W बाई V। ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं और जैसे ही आप लोग इसको चेंज करेंगे सारे फार्मूले आपके लिए इजी होते चले जाएंगे। अपने अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ अदर फैक्ट के बारे में और इसी अदर फैक्ट की कड़ी में हम लोग बात करेंगे परमाणु की संरचना के बारे में कि जो आपकी परमाणु की संरचना है किस प्रकार से होंगी। ठीक है। और इसमें और जो आगे के फैक्ट बचे होंगे उन आगे के फैक्टों के बारे में हम लोग बात करते हुए और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम लोग बात करते हुए हम लोग आगे चलेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यदि हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं तथा हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें, घर पे रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।